नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आप सभी के बीच लाइव हैं वो मुद्दा है कि आखिर देश की राजनीति को हुआ क्या, क्यों देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां असल मुद्दों से आम लोगों को भटकाते हुए नजर आ रही है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आज के समय में जितनी भी राजनीतिक दल है इन सभी में एक समानता आम लोग भी देख रहे हैं और आप सब भी देख रहे होंगे। वो समानता ये है कि अभी चुनाव होना है लोकसभा, वन नेशन वन इलेक्शन का चर्चा जो है वो भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। हो सकता है कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। ऐसी संभावनाएं हैं, इसका कोई स्पष्ट निर्देश तो नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में होना है ये तय है। इसमें कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं है। अब लोकसभा चुनाव जब होना सुनिश्चित हुआ है तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो जनता के मुद्दा है, जो जनहित के सवाल हो, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। अभी हालिया घटना पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे तमिलनाडु में उदयनिधि मामला एक आया, सनातन पर प्रहार का मामला आया, पूरा देश दो हिस्से में बटा। कुछ लोग स्टालिन के बयान का समर्थन करते हुए दिखे और कुछ लोग स्टालिन के बयान का विरोध करते हुए दिखे। अभी ये मामला ठंडा नहीं हुआ, अभी ये मामला उसी तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। तब तक बिहार के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, नाम कितना उत्तम है चंद्रशेखर जी का, चंद्रशेखर जी जो कि पहले भी सनातन संस्कृति के प्रमुख ग्रंथों में से रामचरितमानस पर आरोप लगाते हुए देखे गए थे और आरोप लगाया भी था, इन्होंने बड़ा बवाल हुआ था। लेकिन ये साहब और इनकी पार्टी इन पर ध्यान नहीं दे रही। पुनः फिर से एक बार सनातन संस्कृति पर चोट पहुंचाते हुए देखे गए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। बड़ा दुर्भाग्य है पूरे बिहार के लिए कि इस तरह से छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय संभाल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आम लोगों की जो बातें हैं एक संवाद वाहक होने के नाते मैं उसको आपके बीच रख रहा हूं। संविधान में किसी भी व्यक्ति को इसकी आजादी नहीं है कि वो किसी भी धर्म के प्रति और किसी भी व्यक्ति के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करे, उसके भावना को ठेस पहुंचाए। ये किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। और अगर देश में कानून है, देश में न्याय व्यवस्था है, तो इस पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। अगर कार्रवाई होती तो ये लोग जो सनातन संस्कृति या किसी भी धर्म के प्रति, वो चाहे कोई भी धर्म हो और कोई भी व्यक्ति हो, किसी अन्य धर्म के विरुद्ध में उस धर्म के मानने वालों के विरोध में कोई ऐसा संवाद करता है, कोई ऐसा वक्तव्य देता है जिससे उस धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को ठेस पहुंचता है, तो ये एक जुर्म है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी मनीष कश्यप पर एक आरोप लगता है, हालांकि सच्चाई क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया। जो सच्चाई है, जो असल मुद्दे हैं वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन दो राज्यों में उपद्रव की स्थिति की संभावना के आधार पर अगला जेल में पड़ा है। लेकिन यहां सामने खड़ा होकर, मंच से खड़ा होकर, ताल ठोककर अपने बयान पर कायम रहने की बात करते हुए ये लोग सनातन संस्कृति पर आरोप लगा देते हैं, किसी भी धर्म पर आरोप लगा देते हैं। आपको उस धर्म से दिक्कत है, आपको नहीं मानना है, आप आजाद हैं। देश 1947 में आजाद हो गया साहब, आप किसके गुलाम हैं?
आप आजाद हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार से आप कपड़ा पहनते हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार से आप अपना भोजन करते हैं, अपने स्वेच्छा के अनुसार से आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। लेकिन जो लोग, एक बड़ी आबादी, सनातन सबसे बड़ा संस्कृति है, सबसे पुराना संस्कृति है, हमारे जो 4 वेद हैं उसका जवाब नहीं है, और वैसे धर्म पर, वैसे संस्कृति पर आप आरोप लगा देते हैं और आप पर कार्रवाई नहीं होती है। ये कहां का न्याय व्यवस्था? ये कौन सा कानून है जो आम लोगों पर इतना कठोर हो जाता है और बड़े लोगों पर खामोश हो जाता है? एक देश एक कानून की बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमें बताया जाता है कि चाहे राजा हो या रंग हो, सब पर एक कानून लगता है। हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहां सबको समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन कहां अधिकार प्राप्त है साहब? ये कौन सा अधिकार है कि एक व्यक्ति संभावना के नाम पर जेल काट रहा है और कोई व्यक्ति गलती पर गलती करता जाए, आरोप पर आरोप लगाता जाए, धर्म पर इस तरह का संवाद करता जाए और फिर भी वो मंत्री बना बैठा है? ये आम लोगों की चर्चा है, आम लोग इस पर काफी दुखित हैं। और चंद्रशेखर जी की जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी के जो अभी युवराज हैं, नेता, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने कहा मीडिया से बातचीत करते हुए कि माननीय मंत्री अपने मंत्रालय पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। आपको कोई व्यक्ति अगर एज ए शिक्षा मंत्री के रूप में आमंत्रित करता है तो आप वहां जाके कथावाचक बन जाते हैं, प्रवचनकर्ता बन जाते हैं। ये क्या सिस्टम हुआ? अरे आप जिस विभाग में हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग है, और बिहार के शिक्षा विभाग की स्थिति पूर्व से ही गर्त में पहुंच चुकी है, और आप उसको अब उसका नामो निशान मिटाने पर तुले हैं। आप चूंकि शिक्षक हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप शिक्षाविद व्यक्ति हैं, आपको तो शिक्षा को आगे बढ़ाने पर काम करना चाहिए। लेकिन आप अगड़ा पिछड़ा जाति, ई धर्म वो धर्म, आप तो समाज में वैमनस्य फैलाने पर काम कर रहे हैं। आपके जैसे व्यक्ति को तो 1 मिनट भी उस पद पर रहने के योग्य आप नहीं है, क्योंकि जिस पद पर आप बैठे हैं, अगर उस पद की गरिमा को नहीं जानते, उस पद की गरिमा को आप नहीं समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आपको भी उस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आम जन लोगों की आवाज को लेकर मैं मनीष ऋषि ये निवेदन करूंगा कि श्रीमान, बिहार की जो अस्मिता है, बिहार का जो अपना इतिहास है, उसे कलंकित न होने दिया जाए, और इस तरह के मनोभाव के व्यक्ति को, इस तरह के सोच वाले इंसान को इस तरह के संवैधानिक पदों पर न आसीन किया जाए। ये बिहार के स्वास्थ्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए घातक है, और ये घटना पहली दफा नहीं है। लगातार इस तरह से वो सनातन संस्कृति पर चोट डालते जा रहे हैं। आम लोगों में इसको लेकर काफी रोष है, और लोग इससे खासे नाराज दिख रहे हैं। शिक्षा विभाग की स्थिति पर माननीय मंत्री जी खामोश रहते हैं, लेकिन जब किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये रामचरितमानस के ऊपर अपनी ओछी टीका टिप्पणी कर ये चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अरे अगर चर्चा में रहने का इतना शौक है माननीय मंत्री जी, तो आप बेहतर काम करके दिखाइए ना, शिक्षा में बेहतर काम करिए। आप जिस दबे कुचले शोषित वंचित की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, आप लोगों को नहीं मतलब है कि वो गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़े। आप सिर्फ रोटियां सेकना जानते हैं। आज तक आप लोग भी सुन रहे होंगे, आप लोग भी बताइए कि क्या कभी किसी ऐसे नेता को आपने सुना है जो ये कहते हुए पाया गया हो कि मैं अमीरों का नेता हूं? कोई नहीं कहता। सब के सब एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य को कहते हैं कि मैं गरीबों का नेता, मैं गरीबों का हमदर्द हूं। साहब, जब पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां गरीबों की ही हमदर्दी है, तो ये गरीब आज तक गरीब कैसे रह गए? इसका क्या कारण है? और जितने लोग गरीबों के नेता बने, गरीबी से निकलकर गरीबों के नेता बने, वो आज बेतहाशा अमीर हो गए।
गरीबों की बात करते करते नेताजी खुद अमीर हो गए, और जो बेचारे गरीब थे वो आज भी गरीब हैं। अभी हम लोग कल पटना में घूम रहे थे, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए निकले हुए थे। पाटलिपुत्रा और दीघा जो मार्ग है, अटल पथ के नीचे का जब दृश्य हम लोग देख रहे थे, कैसे बदबूदार नाले के किनारे पर एक बड़ी आबादी बसी पड़ी। जब उस सड़क से हम लोग निकलते हैं, वो नाला इतना गंध मारता है कि लोग तीव्रता से वहां से निकलना चाहते हैं कि जल्दी निकल जाए यहां से। और उस जगह पर एक बहुत बड़ी आबादी पिछले कई वर्षों से निवास कर रही है। वो है सच में गरीब। उनकी व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था कहां हो रही है? उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कहां हो रही है? सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, पैसा तो सरकार का खर्च हो रहा है, सरकार का यानी आम जनता का पैसा तो खर्च हो रहा है। वो चाहे एमडीएम पर होता हो, शिक्षकगण के वेतन पर होता हो, विद्यालय के भवन पर होता हो, विद्यालय के भवन के मेंटेनेंस पर होता हो, ये तमाम खर्च तो हो रहे हैं। लेकिन उसका आउटपुट क्या निकल रहा है? सरकारी विद्यालयों में अमीर के बच्चे पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते। जो तनिक सा भी अमीर है या अपना जीवन यापन करने के लिए सुयोग्य है, वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजता है। गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाते हैं बच्चे? वो बच्चे जाते हैं जिनके परिजन निहायत ही गरीब हैं, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गरीब के बच्चे ही जाते हैं सरकारी विद्यालयों में, अमीर के बच्चे नहीं जाते। यहां तक कि जो शिक्षक सरकारी विद्यालयों में अपना योगदान कर रहे हैं, शिक्षा दान कर रहे हैं, दान तो नहीं कहेंगे क्योंकि अब तो पेमेंट के लिए मारामारी चल रहा है और पढ़ाने के लिए कोई मारामारी ही नहीं है, तो निश्चित तौर पर जिस राज्य का शिक्षा मंत्री कथावाचक बनने में ज्यादा दिलचस्प रखता हो, किसी अन्य धर्म पर टीका टिप्पणी करने में अपनी महारत हासिल करना चाहता हो, उस राज्य के शिक्षक क्यों पढ़ाना चाहेंगे? हम क्यों शिक्षकों को दोष दें? जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ही इस तरह के कार्य को करने में महारत हासिल करना चाहता है और अपनी नाम को बुलंदी पर पहुंचाना चाहता है सिर्फ टीका टिप्पणी करके, तो गरीब के बच्चों के साथ ये सबसे बड़ा शोषण हो रहा है। ये समझने वाली बात है। आज पटना के सड़कों पर चलिए तो बीते कुछ दिनों से आप लोगों को याद होगा कि तमाम पटना में स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे मिथिला की पेंटिंग को तमाम दीवारों पर लगाया गया है। बड़ा सुंदर लगता है। आज भी जहां जहां दिखता है निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है और पटना का एक अलग स्वरूप दिखता है। मिथिला पेंटिंग से सुंदरता बढ़ी। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? राजनीतिक दल अपने अपने स्लोगन लिखवा रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी लिखवा रही हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल लिखवा रहा हो। लेकिन इन सबके स्लोगन को हमने देखने का प्रयास किया कि कहीं से भी किसी दल के द्वारा या पक्ष हो विपक्ष हो, जनता के मुद्दों को रखा गया है कि नहीं? कहीं से जनता का मुद्दा नहीं दिखा। ये स्लोगन कैसे हैं? तो सिर्फ वोट डालो, वोट पलटो, वोट हमारे तरफ कैसे आकर्षित हो, सिर्फ इसकी जुगत में ये तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। देश में अब ऐसी कोई पार्टी नहीं है मेरे नजर में जिससे हम ये उम्मीद कर सकें कि नहीं, ये सत्ता के लिए नहीं, ये सिंहासन के लिए नहीं, ये आम जन की सलामती के लिए, बिहार सहित देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। कदापि संभव नहीं है आज के समय में। अगर संभव होता तो मुद्दे पर बात होती। मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। सब पोस्टर पर किसी न किसी जाति को टारगेट किया गया है। अलग अलग तरह का लोगों को डरवा के वोट लिया जाता है। अभी दो तरह के गठबंधन की चर्चा है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। दोनों गठबंधन के लोगों के नेताओं की अगर बातों को आप सुनेंगे तो इसका सार आपको यही मिलेगा कि इधर वाले कह रहे हैं कि उनसे बचना है, आपको उनसे बचाना है, वो गलत है, और उधर वाले कह रहे हैं कि ये गलत है, इनसे बचना। भाई साहब, बचना ही क्यों है? 1947 में देश आजाद हुआ, 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना चुके हैं और आज भी आप हमको डरा रहे हैं, आज भी आप हमको धमका रहे हैं। आखिर कैसा देश बनाना चाह रहे हैं
हे नेतागण, जनता को सवाल करना चाहिए। जनता जब खामोश हो जाती है तो नेता मसमौले हो जाते हैं। सवाल करना लोगों ने छोड़ दिया, जिसका नतीजा है कि आज ये नेता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने की बात कर रहा है, राजनीतिक उठापटक की बात कर रहा है। कोई किसी के धर्म पर कमेंट कर रहा है, कोई किसी की जाति पर कमेंट कर रहा है। यही चल रहा है कि कैसे वोट को पोलराइज किया जा सके, एक मूवमेंट तैयार किया जा सके, एक सेंटिमेंट तैयार किया जा सके, जिससे लोगों को असल मुद्दों से भटकाया जाए। रोटी, कपड़ा और मकान ये असल मुद्दा है। आज बिहार में न शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ है, न स्वास्थ्य की स्थिति सुदृढ़ है और न ही सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ है। इस तरह आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। शिक्षा की हालत पर एक शेर हमको याद आएगा कि शिक्षा विभाग की हालत बताने लगेंगे तो आप सब आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भूल से खो गई आदमियत तो ढूंढने में जवाने लगेंगे। शिक्षा विभाग पिछले कई वर्षों से सिर्फ इस बात के लिए चर्चा में है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, ये पेपर लीक हो गया, यहां टॉपर घोटाला हो गया, यहां मध्याह्न भोजन में घोटाला हो गया, यहां भवन निर्माण में घोटाला हो गया, यहां के शिक्षक नहीं आते हैं। बिहार का शिक्षा विभाग मतलब सिर्फ यही सब चीज आपको देखने को मिल रहा है। यदा कदा किसी जिला, किसी प्रखंड में कोई एक ऐसा विद्यालय मिल जाता है जिसको देखने पर मन तृप्त होता है, लेकिन वो यदा कदा मिलता है। अधिकांश विद्यालयों की स्थिति वही है। और शिक्षा मंत्री साहब रामचरितमानस पर ज्ञान देने चल दिए। अरे भाई, जो दायित्व आपको मिला है आप उसको तो पूरा कीजिए। आपको जो दायित्व मिला है आप उसको पूरा नहीं करते हैं और चल दिए तुलसीदास जी पर आरोप लगाने, महान विद्वान लोगों पर आरोप लगाने चल दिए, महान ग्रंथों पर आरोप लगाने चल दिए। पहले पढ़िए और पढ़ने के साथ समझने का भाव हो तब पढ़िए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर राजनैतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के धार्मिक उन्माद को फैलाना अपराध है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। न्यायालय से भी निवेदन रहेगा और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि इस पर आप ध्यान दें। स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य की स्थिति भी आपके सामने है। हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकलते हैं और विभिन्न गांवों में जाना होता है तो सड़क किनारे जो हमको अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, अधिकांश अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में हमने सिर्फ ताला देखा है। उस भवन तो बना है लेकिन चारों तरफ से उसको जंगल छापे हुए, कहीं इलाज नहीं हो रहा है। ये स्वास्थ्य की स्थिति। स्वास्थ्य विभाग में अगर पशु की बात की जाए, पशुपालन विभाग की बात की जाए, वहां की स्थिति भी बड़ी भयावह है, तो उस पर बात नहीं होगी। वो मुद्दा नहीं है चुनाव का। युवा बेरोजगार है, ये मुद्दा नहीं है चुनाव का। अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, सुरक्षा में भारी चूक हो रही है, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही है, इस पर कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा क्या है? तो रामचरितमानस। मुद्दा क्या है? सनातन संस्कृति। मुद्दा क्या है? इस्लाम। मुद्दा क्या है? सीख। मुद्दा क्या है? फलाना जाति, अगरी, पिछड़ी, इसी सब में फंसा के रखा है सब। और आम लोग भी इसी चाल में फंस जाते हैं। अरे आप अपने अधिकार को समझिए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए। आज आप जिस पर खामोशी से देख रहे हैं, आज आप जिस घटना पर चुप हो जा रहे हैं, ये घटना आने वाले दिनों में आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संकट बनने वाला है। आप ये सोचें कि आप आने वाली अपनी पीढ़ी को कौन सा स्वरूप देके जा रहे हैं, क्या व्यवस्था देके जा रहे हैं, कौन सा बिहार देना चाहते हैं आप? क्या ऐसा ही बिहार जहां का शिक्षा मंत्री धार्मिक उन्माद फैलाता हो, जिस देश का मुख्यमंत्री का बेटा और माननीय मंत्री किसी एक धर्म को कीड़ा मकोड़ा कहता हो? ये कौन सी देश की परिकल्पना चल रही है? ये क्या व्यवस्था दिया जा रहा है? और जो सच दिखाए, जो इन मुद्दों पर आवाज उठाए, उस पर मुकदमा, उसको जेल। पिछले लगभग 5 महीने से बिहार का मनीष कश्यप जेल में पड़ा है, मुद्दा दिखा रहा था। सुल्तानगंज में जो पुल टूट गया,
उस पुल को वो पहले ही बोल चुका था कि ये पुल इस तरह से बना है कि ये पुल टूट जाएगा, तो उसे जेल हो गई। वो तमाम सरकार की कमियों को, भवन निर्माण विभाग, सड़क निर्माण विभाग की कमियों को दिखाता था, तो उसे जेल कर दिया गया। जो भी सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, इनकी कलई को दिखाएगा, इनकी गलतियों को दिखाएगा, उस पर मुकदमा होगा, उसकी आवाज को दबाया जाएगा। और दुर्भाग्य है कि जब कोई व्यक्ति आपकी आवाज को उठाता है और ये सत्तासीन लोग, ये प्रशासनिक लोग जब उस पर दबिश डालते हैं, उसको तोड़ने की प्रयास करते हैं, तो आम लोग भी खामोश हो जाते हैं। आम लोगों को क्या मतलब है कि कौन हमारे लिए लड़ रहा था? हाँ, आज एक लड़ रहा था, वो कल शहीद हो जाएगा, फिर कौनों को पागल कुत्ता काटेगा, फिर आएगा और फिर लड़ेगा। ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इस मुद्दे पर हम लोग खामोश हो जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जब चुनाव आता है, नेता वादा करने के लिए निकल जाता है, एक से एक खोखले वादे करता है और हमसे हमारा वोट लेकर चला जाता है। मैं पिछले दिनों बक्सर लोकसभा में रिपोर्टिंग कर रहा था। मैं जब लोकसभा के हलचल कार्यक्रम के तहत जब बक्सर के लोगों से मैं बात करने का प्रयास किया और लोगों से बात कर रहा था, तो वर्तमान सांसद वहां के हैं अश्विनी चौबे जी। तो कई एक लोग उसमें ये बोलते हुए दिखे कि हमने चौबे जी के वोट ना दिले रहे, हमने मोदी जी के दिले रहे। कुछ लोग मिले जो कहे कि हमने के लालू यादव के वोट दिले। भाई साहब, बक्सर लोकसभा है, वहां से अश्विनी चौबे बीजेपी से जीते हैं, जगदानंद बाबू राजद से लड़े थे। इसमें लालू जी कहां से आ गए? इसमें मोदी जी कहां से आ गए? जब वोट आप मोदी जी के नाम पर दीजिएगा तो यही ना होगा। देश की जितनी भी जनता है उसको ना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है और ना ही प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। हमको क्या चुनने का अधिकार है? विधायक। हमको क्या चुनने का अधिकार है? सांसद। हमारे द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जिस प्रतिनिधि को चुनता है वो मुख्यमंत्री बनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। जब हम अपने अपने क्षेत्रों से अच्छे अच्छे व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करेंगे, जिताएंगे, तो तमाम अच्छे लोग जब सदन में पहुंचेंगे तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री बने, वो एक अच्छा व्यक्ति बनेगा। जब पार्टियां ही तय कर देती हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, तो क्या देश का भविष्य बदलेगा? भाई साहब, ये नहीं बदलने वाला है जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र के रूप में काम कहां हो रहा? प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, मतलब जनता का राज। जनता का राज है? नहीं है, सिर्फ कागजों में है। आज किसी अफसर के पास जाइए तो कहने के लिए तो वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन क्या उसका कोई एक्टिविटी आपको ऐसे लगता है कि पब्लिक सर्वेंट का है? आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो मालिक है और आप नौकर हैं। कोई भी अधिकारी हो, किसी भी कार्यालय में आप जाइए, 99.9% पब्लिक सर्वेंट सिर्फ कागजों में है, वो मालिक बन के बैठा है। आम लोग जाते हैं, दबे कुचले लोग जाते हैं, कमजोर लोग जाते हैं, अशिक्षित लोग जाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है कार्यालयों में, बड़ा दुखद व्यवहार किया जाता है। लेकिन इस पर कौन बात करेगा? आपने जिसको नेता चुना है वो अपने पार्टी में मोटा अमाउंट दिया तो उसको टिकट मिला, जब चुनाव लड़ा तो आप उससे दारू मुर्गा लेके उसको वोट दिए, उसका तो पैसा खर्चा हो गया। अब काहे काम करेगा? काहे आपका मुद्दा उठाएगा? क्या जरूरत है उसको उठाने का? जब उसको पता है कि हम यहां अगर इस विधायक बने हैं, हम यहां अगर सांसद बने हैं, तो हमने इसके लिए इसकी कीमत को पे किया, फिर से पे करेगा, फिर से जीतेगा। 5 साल लुटेगा, 1 साल लुटाएगा। यही खेल चल रहा है। तो इसे समझने की आवश्यकता है, इसे जानने की आवश्यकता है। और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ ये मूड बना चुकी हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में न बेरोजगारी को मुद्दा बनने देना है, न महिलाओं के उत्थान को मुद्दा बनने देना है, न महिला सशक्तिकरण को मुद्दा बनने देना है, न किसानों के मुद्दे को मुद्दा बनने देना है। मतलब जनता के किसी सवाल पर कोई मुद्दा नहीं बने, इसका पूरा पूरा ख्याल भारत की राजनीतिक पार्टियां रख रही हैं, क्योंकि जानती हैं कि जब मुद्दों की बात होने लगेगी तो उनकी कुर्सी नहीं बचेगी।
तो यही चर्चा के लिए हम आपके बीच मौजूद थे। चर्चा कैसी लगी, आप इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, हम आपकी प्रतिक्रिया के प्रतीक्षा में रहेंगे। और आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो, मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।